चैप्टर 24 जिस वक्त हम लोग देखते हैं वहाँ जनरल प्रोविजन की चर्चा है जो ट्रायल और इंक्वायरी में इस्तेमाल की जाती है। और सेक्शन 300 के अगर आप मार्जिनल नोट्स को पढ़ते हैं वो क्या कहता है? एक बार दोषित या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का पुनः विचारण नहीं होगा। ट्रायल आप क्यों कर रहे थे? या तो आप कॉन्विक्ट करेंगे या उसको एक्विट करेंगे, बीच में डिस्चार्ज भी तो कर दे रहे थे, वो भी तो ट्रायल का ही पार्ट था। जिस वक्त डिस्चार्ज कर रहे थे वो भी तो ट्रायल में ही आ रहा था। यानी तीन चीजें हैं, या तो आपने उसको कॉन्विक्ट किया है, एक्विट किया है, डिस्चार्ज किया है, या कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया है। ये चार चीज हो रही है ना। आप तो गए ट्रायल कर लें कंप्लेंट लेके और आपका कंप्लेंट डिसमिस हो गया। तो सबसे पहले स्टार्ट कीजिए एक्सप्लेनेशन से। 300 के एक्सप्लेनेशन में क्या कर रहा है कि कंप्लेंट का डिसमिस होना या डिस्चार्ज होना एक्विटल नहीं है। सिविल मामलों में हम लोग सेम चीज देखते हैं जब हम लोग रेस जुडिकेटा देखते हैं। रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 में है सीपीसी में, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा क्या है? रेस जुडिकेटा अलग चीज है, प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अलग चीज है। No person shall be vexed twice for the same cause. पहला प्रिंसिपल, it is in the interest of the state that there must be end to litigation. Second and third, judgment must be accepted as correct. किसी भी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दो बार तंग नहीं किया जाना चाहिए। यह राज्य के हित में है कि वाद का अंत हो और कोई भी निर्णय को सही माना जाए। यही प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा है। तो पहली बात ये समझ लीजिए कि जो सेक्शन 300 है यह प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा पे ही आधारित है। कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि रेस जुडिकेटा है। ये रेस जुडिकेटा सेक्शन 11 है सीपीसी का। हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 20 क्लॉज 2, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वन। किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। हमने क्या कहा है? प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड। पनिश कब करेंगे आप? जब कॉन्विक्ट करेंगे
और इसके बीच में और नहीं लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है, यानी कि प्रोसिक्यूशन हो रहा हो और वह एक्विट हो गया हो, तो ये बात नहीं लागू होगी। प्रोसिक्यूशन हुआ हो और वो पनिश्ड हुआ हो, यानी कॉन्विक्ट हुआ हो, तब आपका फंडामेंटल राइट अराइज करता है। फर्क को समझ रहे हैं? प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या हुआ? आपने फर्स्ट स्टेज पे कोई कंप्लेंट या FIR लॉन्च किया होगा, ट्रायल फेस किया होगा, ट्रायल फेस के दरमियान क्या होगा? या तो एक्विट होगा या कॉन्विक्ट होगा। कॉन्विक्ट हुआ तो सेंटेंस होगा, उसको सजा मिलेगी। एक्विट हुआ तो उसको सजा नहीं मिली। तो अगर एक्विट हो गया है, सजा नहीं मिली है, तो दोबारा सजा मिल सकती है, तब सेक्शन 300 नहीं लागू होगा। बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ी देर में और आ जाएगी। पहले तो आप उस फंडामेंटल राइट को समझ लीजिए जो आपके पास है सेक्शन आर्टिकल 20 के सब आर्टिकल 2 में। क्या है वो राइट? एक व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए एक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा, एक बार से अधिक। अभियोजित और दंडित दोनों लिखा हुआ है, यानी अभियोजन भी करेंगे, प्रोसिक्यूशन भी करेंगे और पनिश भी कर देंगे। जब ये दोनों काम हो गया है तब वो ट्रायल दोबारा नहीं होगा। लेकिन सिर्फ प्रोसिक्यूशन हुआ है और उसकी परिणति या तो डिस्चार्ज में हो गई है या परिणति एक्विटल में हो गई है, तो ये फंडामेंटल राइट अभी किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो दोबारा हो सकता है। यहां तक क्लियर है? और प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी क्या कहता है कि किसी भी निर्णय को सही मानना है, यह राज्य के हित में है कि विवाद का अंत हो और किसी भी व्यक्ति को एक ही वाद हेतु के लिए दो बार तंग नहीं किया जाए। तो इसी प्रिंसिपल पे आधारित है सेक्शन 300। इसके 5 क्लॉजेस हैं, 5 सब सेक्शंस हैं। इसको समझिए आराम से। देखिए सब सेक्शन 1 क्या कर रहा है। जो लोग शुरू से क्लास कर रहे हैं उनको दिक्कत नहीं होगी, जिनकी मिसिंग है वहां उनको थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या कहता है कि किसी व्यक्ति का किसी सक्षम अधिकारता वाले न्यायालय के द्वारा विचारण किया गया है। कोर्ट कैसा है? कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन का कोर्ट है, और उस विचारण में उसको दोषित या दोष मुक्त किया गया है। और जब तक यह दोष सिद्धि या दोष मुक्ति प्रवृत्त रहती है, से जब तक, तब तक उसी अपराध के लिए या उसी फैक्ट पे आधारित किसी और अपराध के लिए जो सेक्शन 221 के सब सेक्शन 1 या सेक्शन 221 के सब सेक्शन 2 में दंडित किया जा सकता था, नहीं किया जाएगा। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर जहां जहां हम कहेंगे उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहली चीज समझ लीजिए कि उसने लिखा है कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति का चला है, चलिए ठीक है। ट्रायल कहां हुआ है? कॉम्पिटेंट कोर्ट में। तो दो बातें हैं। पहली कोर्ट को ही निकालिए, कोर्ट को अंडरलाइन कीजिए और कॉम्पिटेंट कोर्ट को भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसका मतलब ये हुआ है कि कोर्ट के द्वारा उसका प्रोसिक्यूशन हुआ है।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के तहत कोई आदेश दिया गया है तो ये धारा लागू नहीं होगी। क्योंकि कोर्ट दो तरीके का काम करता है। जैसे आपका ये चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या सेशन जज है, इनके पास जुडिशियल पावर भी है और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर भी है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के तहत वो कार्यों का बंटवारा करते हैं और जुडिशियल पावर के तहत वो मामलों का निपटारा करते हैं। दूसरा चीज, कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट किसके कंसर्निंग, कैसे पता चलेगा कि कौन कोर्ट कॉम्पिटेंट है? फर्स्ट तो जुरिसडिक्शन, और जुरिसडिक्शन के तहत हम क्या देखेंगे? देखो आप कहाँ सीबीसी वगैरह सब लेके चले आते हैं। यस, चैप्टर 13 में हमने जुरिसडिक्शन तय कर रखा है, लेकिन वो जुरिसडिक्शन भी फैटल नहीं है, क्योंकि साथ साथ हमारे पास 462 भी है कि अगर उससे वस्तुतः न्याय नहीं हो पाया है तो उसकी वजह से वो वेसिएट नहीं करेगा। पहली बात, यानी एक तो हम वो जुरिसडिक्शन देखते हैं जब उसका लोकल जुरिसडिक्शन, उस जुरिसडिक्शन की बात करते हैं। दूसरा और जुरिसडिक्शन क्या हो सकता है? कॉग्निजेंस लेने का जुरिसडिक्शन। क्योंकि याद कीजिए चैप्टर 14 क्या कर रहा था? कंडीशन रिक्विजिट्स टू इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग, उसमें कॉग्निजेंस था। अगर मान लीजिए समरी ट्रायल चल रही है तो किसको पावर है कॉग्निजेंस लेने का? फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, वो भी एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट, और उसके बाद सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट, वो भी एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट। और इसके अलावा अगर किसी ने ले लिया तो 461 एम की वजह से वेसिएट कर जाएगा और मामला नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो पहली चीज ये है कि वो चीजें आपको कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन में दिया गया फैसला होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी और भी चीजों से तय होती है। जैसे मान लीजिए चालू रहने वाला अपराध है, कंटिन्यूइंग ऑफेंस है। कंटिन्यूइंग ऑफेंस में हम लोगों ने चर्चा किया था, एक तो है आपका एब्डक्शन, किडनैपिंग नहीं है, गलती नहीं कीजिएगा दोबारा। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी के पास लाइसेंस लेना है और लाइसेंस नहीं लिए हुए और कोई काम कर रहा है तो हर रोज अपराध कर रहा है। किसी को अकाउंट्स देना है और वो अकाउंट्स एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं देता है तो उसके लिए उसको पनिश किया जाता है, उसके बावजूद वो अकाउंट्स नहीं दे रहा है तो वो कंटिन्यूइंग ऑफेंस में है। तो एक बार उसको अकाउंट नहीं देने का पनिशमेंट हो चुका है, लेकिन ये कंटिन्यूइंग ऑफेंस है, इसलिए दूसरी बार जब वो अकाउंट नहीं दे रहा है तो ऐसा नहीं है कि इसको दोबारा प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे, इसको फिर से करेंगे, क्योंकि कंटिन्यूइंग ऑफेंस में हर रोज नया कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट हो रहा है, हर रोज नया ऑफेंस हो रहा है। ठीक है। दूसरी चीज, जिस वक्त सेक्शन 125 की बात करते हैं मेंटेनेंस की कंसर्निंग, वो ट्रायल में नहीं आता है, वो जांच का चीज है, इंक्वायरी है, तो उस पर ये लागू नहीं होता है। क्योंकि यहां क्या चीज है कि कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा क्या होना चाहिए? ट्रायल होना चाहिए। क्या लिखा है उसने? यहां ट्रायल होना चाहिए। अगर मामला ट्रायल तक पहुंचा ही नहीं, ट्रायल तक मामला कब नहीं पहुंचेगा बताइए? हमने क्या कहा था कि इंक्वायरी और ट्रायल को क्या से डिफरेंशिएट करता है? चार्ज। हमने चार्ज नहीं फ्रेम किया, उस स्टेज पर नहीं पहुंचा, यानी डिस्चार्ज कर दिया, तो ट्रायल तक ये पहुंचा नहीं, तो फिर 300 लागू नहीं होगा, क्योंकि उसको ट्रायल फेस करना है। और समन मामले में
समन मामले में तो ट्रायल नहीं, वो सॉरी चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता है। वैसे स्थिति में जो पर्टिकुलर्स बताया जाता है उसी वक्त से उसकी ट्रायल स्टार्ट हो जाती है। तो ट्रायल फेस करना जरूरी है। पहली स्थिति, जब किसी व्यक्ति को सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय के द्वारा विचारण किया गया है और उसमें उसको दोषमुक्त या दोष सिद्ध किया गया है। दो चीजें हैं ना, या तो एक्विट करेंगे, कन्विक्ट करेंगे। और एक्सप्लेनेशन जिस वक्त पढ़ते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि कंप्लेंट को डिसमिस करना या डिस्चार्ज करना एक्विटल नहीं है। यानी कि अगर कंप्लेंट डिसमिस हो गया है तो फिर से रिट्रायल हो जाएगा। कोई व्यक्ति डिस्चार्ज हुआ है तो रिट्रायल हो जाएगा। अभी अभी हम लोग जस्ट 398 में क्या देख रहे थे, व्यक्ति डिस्चार्ज हुआ था और उसके अगेंस्ट में हम रिवीजन में गए थे, ऑर्डर हुआ था डिस्चार्ज का, तो हम उसने क्या किया था, रिवीजनल कोर्ट ने उसको अगले सुने जाएगा, उसने सीजीएम को कर रखा था कि इस मामले की जांच कीजिए। रिवीजनल कोर्ट ने ये किया था ना 398 में, मामले की जांच करने का आदेश देने की शक्ति थी ना रिवीजनल कोर्ट को। रिवीजनल कोर्ट कौन कौन है, सीजीएम थोड़ी है, लेकिन किससे ये जांच करवा रहा था, सीजीएम से जांच करवा रहा था। और किस किस मामलों में डिस्चार्ज होता है, 256। दूसरी चीज देखिए कहां कहां वो दोषमुक्त होता है। उसमें क्या कहा है कि जब वो डिस्चार्ज हो जाए या दोषमुक्त हो जाए तो फिर वो मामला लागू नहीं होगा। 256, 257, 258, 328, 224, इन सभी जगहों में क्या हो रहा है, वो ये सब मामलों में क्विट हो रहा है, दोषमुक्त हो रहा है वो। बाकी जब जिसके कंसर्निंग विड्रॉ कर लेते हैं उसके कंसर्निंग को क्या इफेक्ट है उसका, कि उसके कंसर्निंग वो एक्विट हो जा रहा है। ये सभी जगहों में वो एक्विट हो जा रहा है। उसके बाद इसने कहा कि अगर मामला 221A के तहत हो या 221(2) के तहत इसको कन्विक्ट किया जाए। अब कोई व्यक्ति चोरी करता है, फैक्ट्स इस तरीके के हैं कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि उसने चोरी किया है कि चोरी की संपत्ति खरीदी है, या फिर उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है या चीटिंग की है। याद कीजिए जिस वक्त हम लोग चार्ज पढ़ रहे थे हम लोगों ने क्या कहा था कि जहां यह संदेह हो कि उसने कौन सा अपराध किया है, वैसे स्थिति में हम क्या करते थे, या तो उस पे सभी जो 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 हमारे दिमाग में आता था सब लगा देते थे, या कोई एक लगाते थे। यही होता था, या अल्टरनेटिव लगाते थे। जहाँ मान लीजिए किसी पे चोरी का इल्जाम है, किसी तो चोरी का इल्जाम रहेगा तो उसके पास चोरी की संपत्ति भी बरामद होगी। तो ये पता नहीं चल पा रहा है कि यही चोर है कि चोरी की संपत्ति इसने प्राप्त की है, या चीटिंग करके लिया है, या फिर इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनता था, या तो हम इस पे चोरी का चार्ज लगाएं, या चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का चार्ज लगाएं, या क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का चार्ज लगाएं, या फिर चीटिंग का चार्ज लगाएं, या फिर चोरी या अल्टरनेटिव भी लगा सकते हैं। हमने मान लीजिए सिर्फ इस पे ही चोरी का चार्ज लगाया, ये कर सकते हैं, लेकिन फैक्ट से साबित हो गया कि इसने चोरी नहीं की है, चोरी की संपत्ति प्राप्त की है। तो इस 221(2) के तहत हम कन्विक्ट कर सकते थे, क्योंकि उसी फैक्ट के आधार पे यह चार्ज प्रूफ हुआ है। भले ही हमने चोरी की संपत्ति प्राप्त करने का उसके ऊपर चार्ज नहीं लगाया है, फिर भी हम इसको कन्विक्ट कर सकते थे। तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो वैसी स्थिति में फिर इसका रिट्रायल नहीं होगा।
बात समझ में आई? कृति, हमने कहा था कि क्लासेस मिसिंग होगी तो थोड़ा तकलीफ होगी। क्या हमने भेज दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। दूसरी चीज है, वन क्लियर हो गया? नहीं हुआ है क्लियर। वो कहता है कि जब तक ऐसी दोषमुक्ति या दोषसिद्धि प्रवृत्त रहती है, इम्फोर्स रहती है, इसका मतलब क्या है? जैसे जब तक ये कॉन्विक्शन या एक्विटल इम्फोर्स में है, ट्रायल कोर्ट ने इसको कॉन्विक्ट किया होगा या एक्विट किया होगा, इसके पास अभी राइट है ना अपील का या रिवीजन का, सेकंड पार्टी को जो भी है। तो जब तक रिविजनल कोर्ट या अपील कोर्ट इस मामले को, हमने देखा था 386 में, वो चाहे तो इसको दोषमुक्ति है तो दोषसिद्धि में कन्वर्ट कर सकता है, दोषमुक्ति है तो रिविजन कोर्ट को अगर हटा दीजिए तो बाकी अगर अपील कोर्ट है तो ऐसी स्थिति में वो उसको कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन जब तक ये प्रवृत्त रहता है, यानी कि रिविजन कोर्ट या अपील कोर्ट का जब तक ये आदेश नहीं आता है, तब तक इसका रिटर्न नहीं होगा उसी ऑफेंस के कंसर्न। ये बात इतनी ही जगह खत्म हो जाती तो कोई बात नहीं था। अगर इसके इस रिटर्न में कोई इस तरह की फाइंडिंग आ गई है तो नेक्स्ट स्टेप पे भी वो फाइंडिंग लागू हो जाएगी। प्रीतम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, 1956 सुप्रीम कोर्ट। इसको ऐसे समझिए, सुप्रीम कोर्ट। किसी व्यक्ति पे आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा है कि उसने पिस्तौल रखा था अपने पास, और उसी व्यक्ति पे 302 का मुकदमा चल रहा है कि उसने मर्डर किया है। आर्म्स एक्ट के मुकदमे में वो एक्विट हो गया, यानी उसके पास पिस्तौल नहीं है। लेकिन 302 के मुकदमे में प्रोसिक्यूशन ये साबित करना चाह रहा है कि जो पिस्तौल इसके पास थी उसी पिस्तौल से इसने गोली चलाई है और उसी पिस्तौल से इसकी मृत्यु हुई है। कोर्ट की फाइंडिंग क्या है? पिस्तौल नहीं है, तो ये फाइंडिंग उस पे भी लागू हो जाएगी नेक्स्ट प्रोसीडिंग पे। यानी 302 में आप इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं दे सकेंगे जो इसको रिबट करे, क्योंकि ये फर्स्ट फाइंडिंग थी कि उसके पास पिस्तौल नहीं है। क्योंकि ये फाइंडिंग कहाँ से आई? जब तक ये मामला प्रवृत्त है, यानी कि जब तक ये अपील में इसको फिर रिवर्ट नहीं किया जाता है। तो वैसे स्थिति में ये 302 के तहत ये प्ली नहीं लेने दिया जाएगा कि उसको उसी पिस्तौल से उसकी गोली चली, क्योंकि ये फर्स्ट फाइंडिंग क्या होगी मजिस्ट्रेट की, उसके पास पिस्तौल नहीं है। यानी ये फाइंडिंग को भी हम एज ए एक तरह से हमने जो सिविल मामले का जो रेस जुडिकेटर का प्रिंसिपल है कि उस स्टेप पे भी हम लगाते हैं, वहाँ यहाँ हमने इसको लागू कर दिया प्रीतम सिंह वाले मामले से। उसमें सतर्कता इतनी ही बरतनी है कि तब ये देखना है कि कौन सा निर्णय पहले आया है। अगर मामला उल्टा है कि मान ली 302 का मुकदमा चल रहा है और उसको मजिस्ट्रेट ने कन्विक्ट कर दिया, वो हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट ने उसके मृत्युदंड को पोस्ट कर दिया। सेशन कोर्ट में मामला चल रहा है, उसने उसको, जानते हैं कि मृत्युदंड को कौन कंफर्म करता है? हाईकोर्ट 366 के तहत उसने पोस्ट कर दिया। वो अपील में चला गया सुप्रीम कोर्ट। इसके बाद इस पे एक मुकदमा चला आर्म्स एक्ट का, और उसमें मजिस्ट्रेट की ये फाइंडिंग है या उसका जजमेंट है कि उसके पास पिस्तौल नहीं है।
तो ये मजिस्ट्रेट का जजमेंट उस जजमेंट के बाद में आया है, तो ये अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। सेकंड 300 का ही सेकंड, पढ़ लीजिए, उसको एक इलस्ट्रेशन देते हैं, आप समझ जाएंगे, क्योंकि उसमें लिखा है कि 220 के सबसेक्शन 1 क्या था, वो एक सीरीज ऑफ एक्ट था। 220 का 1 में क्या है, एक सीरीज ऑफ एक्ट है। कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ एडल्ट्री करने के लिए उसके घर में प्रवेश करता है। जिस वक्त वो प्रवेश किया, कौन सा ऑफेंस किया, ट्रेसपास। उसके बाद उसने कौन सा ऑफेंस किया, एडल्ट्री की। ये दोनों डिफरेंट ऑफेंसेस हैं, इन दोनों का अलग अलग चार्ज लगाया जाएगा, या एक साथ ट्रायल हो सकता है 221 के तहत। तो मान लीजिए उसका ट्रायल चला सिर्फ हाउस ट्रेसपास के लिए और उसमें वो कॉन्विक्ट हो गया। तो अब अगर एडल्ट्री के लिए उसको कॉन्विक्ट करना है तो देन स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन से ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? पढ़ लीजिए उसको एक बार, सबसेक्शन 2 को। तीसरी कंडीशन है, इसको इलस्ट्रेशन दे रहे हैं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, आप समझ जाइएगा। किसी व्यक्ति पे ग्रेवियस हर्ट का मुकदमा चल रहा है और उसके लिए उसको कॉन्विक्ट कर दिया गया, बाद में वो व्यक्ति मर गया। ग्रेवियस हर्ट समझते हैं, मर्डर भी समझते हैं। ये ग्रेवियस हर्ट के कॉन्सिक्वेंसेस में ही उसकी मृत्यु हुई है, लेकिन जब वो मरा था उस वक्त सूचना कोर्ट को नहीं थी, या जजमेंट के बाद इसकी मृत्यु हुई है। जिस वक्त आपने इसको ग्रेवियस हर्ट के तहत कन्विक्ट कर दिया है उसके बाद इसकी मृत्यु हुई है, या जिस वक्त उसकी मृत्यु है उस वक्त उसकी सूचना कोर्ट को नहीं है, तो फिर मर्डर का चार्ज लगाया जा सकता है उसी ऑफेंस के कंसर्निंग। लेकिन अगर इसके ग्रेवियस हर्ट के कंसर्निंग इसको एक्विट कर दिया गया है अगर, और बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो चार्ज नहीं लगा सकता है, उसका रिट्रायल नहीं होगा। सेक्शन 300। देखिए वहां क्या लिखा हुआ, उसके लास्ट लाइन को अंडरलाइन कर दीजिएगा, जहां वो कॉन्विक्ट लिखा हुआ है वहां एक्विटल की चर्चा नहीं है, बाकी दोनों जगह कन्विक्शन और एक्विटल दोनों चल रहा था, अब यहां सिर्फ कॉन्विक्ट है। सब सेक्शन 3 को, बल्कि आप चाहें तो वहां लिख सकते हैं कि अगर एक्विट हो गया है तो फिर यह सेक्शन लागू नहीं होगा। लागू नहीं होगा का मतलब क्या हुआ, रिट्रायल नहीं होगा। हाँ, उसका रिट्रायल नहीं होगा। रिट्रायल होने के लिए क्या जरूरी था, उसको कन्विक्ट हो गया हो, और दूसरी चीज उस वक्त कोर्ट को जानकारी नहीं हो इस फैक्ट का कि उसकी मृत्यु हो गई है, क्योंकि अगर इसकी जानकारी हो जाती है तो आपके पास सेक्शन 216 है, 216, जिसमें आप चार्ज को चेंज कर सकते हैं और उसके तहत फिर उसकी कन्विक्शन कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक जानकारी नहीं थी इस वजह से। ठीक है, कन्विक्शन हो जाने के बाद आप कर सकते हैं सेपरेट ट्रायल।
क्योंकि अब आपका मर्डर का चार्ज बन रहा है। ठीक है। फोर्थ है कि जिस कोर्ट के तहत ट्रायल चल रहा है अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं है तो, इसकी चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं कि मान लीजिए वो कोर्ट ऐसा है, हम लोग 461L और M की चर्चा किए हैं ना, तो वो मामला ही टोटल की टोटल वेस्टेड कर गया है, नल एंड वॉइड हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उस ट्रायल का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो फिर से रिट्रायल हो जाएगा। फाइव 258 याद कीजिए, वहां क्या था कि कंप्लेंट से हट के कोई मामला था, अदर देन कंप्लेंट, यानी कि या तो पुलिस रिपोर्ट में मामला हो या मजिस्ट्रेट के खुद के इंफॉर्मेशन पे हो या अदर देन पुलिस के इंफॉर्मेशन पे हो, और वैसी स्थिति में वो क्या कर रहा है, उसको लगता नहीं है कि मामले को आगे बढ़ाया जाए, तो वो अनिश्चित काल के लिए उसको रोकने की कोशिश कर रहा था। और जहां एविडेंसेस जो मेन आपके जो भी यहाँ प्रिंसिपल एविडेंस लिया जा चुका है, वैसे स्थिति में वो एक्विट कर दे रहा था और बाकी में वो डिस्चार्ज कर दे रहा था। तो जहां वो डिस्चार्ज कर दिया है, तो डिस्चार्ज करने का चूंकि एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है कि जब हम डिस्चार्ज करेंगे वैसी स्थिति में वो एक्विटल नहीं है, और ये मामला कहाँ लागू होता है, जहाँ एक्विटल हो या कॉन्विक्शन हो। तो कह रहा है कि अगर डिस्चार्ज कर दी है तो वैसी स्थिति में एक्विटल नहीं है, तो उस कोर्ट के परमिशन से ही जिसने उसको डिस्चार्ज किया है, या वो कोर्ट जिसने उसको डिस्चार्ज किया है उसके सुपीरियर कोर्ट के परमिशन से ही हम इसका रिट्रायल कर सकते हैं। जनरल प्रिंसिपल क्या निकल के आ रहा था कि एक व्यक्ति का एक ही अपराध के लिए अभियोजन और दंडित नहीं किया जाएगा, लेकिन अभी तक हम लोग जो देख रहे हैं वहां क्या हो रहा है, फिर से हो रहा है। और लास्ट उसका जो है कहता है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 26 या इसका 188 पे प्रभाव नहीं डाला जाएगा, इसकी जो प्रिंसिपल है वो उस पर प्रभाव नहीं डाली जाएगी। जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 26 कहता है कि किसी अपराध का डेफिनेशन अगर एक से अधिक इनेक्टमेंट में दिया हुआ है, एक ही तरह का अपराध है बट वो दो इनेक्टमेंट्स में डिफाइंड है, तो वैसी स्थिति में किसी एक एक्ट के अंतर्गत अगर वो प्रोसिक्यूट और कॉन्विक्ट हो चुका है, तो फिर दूसरे एक्ट के तहत उसको कॉन्विक्ट और प्रोसिक्यूट नहीं करेंगे। 188 क्या कह रहा है, ये 188 का प्रोविजन कहां लागू होता है, जब अपराध भारत से बाहर किया गया है। जब अपराध भारत से बाहर किया गया है, वैसे स्थिति में जब उसको प्रोसिक्यूट करते हैं, तो ये भी तो हो सकता है ना कि उस कंट्री ने भी उसको प्रोसिक्यूट किया हो और कॉन्विक्ट किया हो। अगर एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है आपके पास, तो ये भी तो हो सकता है। जैसे हमारे यहाँ कोई फॉरेनर पकड़ाएगा और यहाँ अपराध करेगा, तो हम तो कर ही सकते हैं इंडियन टेरिटरी में। लेकिन अगर हमने इसको प्रोसिक्यूट किया है और एक्विट कर दिया है, देन हम फिर से उसको प्रोसिक्यूट और कॉन्विक्ट और पनिश कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 20 का सब क्लॉज 2 क्या कह रहा है, यस, प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश, ये दोनों होना चाहिए। दोनों में से एक भी मिसिंग है, तो वैसे स्थिति में हम उसका रिट्रायल कर लेंगे और उसको पनिश कर सकते हैं। कई बार सेक्शन 300 पे आपसे फुल क्वेश्चन पूछता है, बिहार में तो नहीं पूछा है बट पूछ सकता है, बाकी अदर स्टेट में पूछता है, बट ये प्रिंसिपल आपको जानना जरूरी था। ठीक है।